हेलो। 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 देखिए आपका भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिखवाया जाएगा। और आपका पुलिस एक्ट चूंकि शाम को भी आज से लिखवाया जाएगा, सोमवार तक हो जाएगा। तो आपको नोट्स दे देंगे। लिखवाने से अच्छा है कि जो पुलिस एक्ट बचा है, क्योंकि शाम को भी लिखवाया जाएगा, आज और कल 2 दिन। तो उसको नोट्स आपका जिनका मैंने जहाँ से छूटा है, आपका पूरा नोट्स जहाँ से आपका नहीं लिखवाया वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा, ताकि जल्दी आज समाप्त हो जाए, सोमवार से शेड्यूल सही हो। शाम को आपका पुलिस एक्ट का, केवल पुलिस एक्ट ही चल रहा है उत्तराखंड का। और उसमें आपका वहीं 15-16 धाराएं बची हैं लेक्चर की, उसके बाद लगातार शाम को लिखवाया जाएगा। और आपका नोट्स मंगलवार या बुधवार को मिल जाएगा। मैंने जिसकी राइटिंग अच्छी रहेगी उसका हम फोटो स्टेट करा लेंगे और आपको दे दिया जाएगा। वहीं हमें लगता है 4 या 5 पेज का आपका होगा जो बचा है। लिखिए भाई, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में देखिए कहाँ चल रहा था, कौन चल रहा था ये सेक्शन। रुकिए, देखिए आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिखवाया जा रहा था। लेक्चर आर्टिकल 25। आर्टिकल देखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविध, संविध माने चार्टर या विलेख या दस्तावेज कह सकते हैं, स्टेचूट कहा जाता है। संविध का अनुच्छेद 25, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। और यहाँ से लिखवा दिया गया था कि नहीं, है फिर एक बार समझा दें। आपका यहाँ ये है कि न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए कोरम पूछा जा सकता है। तो भाई न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज टोटल होते हैं, तो कम से कम कितने जज रहेंगे, तो कोरम पूरा हो जाएगा। अर्थात न्यायालय में सुनवाई होगी तो मैंने कितने जज बैठकर सुनवाई करेंगे, 9। लेकिन न्यायालय गठित कब होगा, अगर ये पूछे, कोरम ना पूछे, बल्कि न्यायालय गठित कम से कम कितने जजों पर होगा, तो 11 मार्कर आइए। और कितने अधिकतम जज होते हैं, तो 15। इसको हम लिखवा चुके थे। इसके बाद आपका ये अनुच्छेद 26 लिखिए। विशेष प्रकार के चेंबर, हेडिंग डालिए 26, विशेष प्रकार के चेंबर लिखिए। न्यायालय में समय समय पर, एक एक दो दो लाइन लिखना है। न्यायालय में समय समय पर विशेष प्रकार के चेंबर बनाए जा सकते हैं। जिसमें 3 या अधिक न्यायाधीश हो सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्पेशल चेंबर में कितने न्यायाधीश, जिसमें 3 या 3 से अधिक। आवाज थोड़ा भर्रा जा रहे हैं ना, सही निकल नहीं रही आवाज मैंने आवाज फट जा रही है आज, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। जिसमें 3 या 3 से अधिक न्यायाधीश हो सकते हैं, बस वही 3 याद रखना है। 27 छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपका 30 लिखिए। सेक्स आर्टिकल 30 पढ़िएगा। लिखिए, न्या न्यायालय द्वारा नियम का बनाया जाना। न्यायालय द्वारा
नियम का बनाया जाना। लिखिए एक लाइन, न्यायालय अपनी प्रक्रिया का नियम स्वयं बनाएगा। न्यायालय अपनी प्रक्रिया का नियम स्वयं बनाएगा। अब प्रक्रिया का नियम आपका कहाँ कहाँ बनाया जाता है भारत में, और न्यायालय स्वयं बनाता है। तो भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने प्रोसीजर के नियम स्वयं बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कोरिलेट करना है आपका भारत के उच्चतम न्यायालय से कि भारत का उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने प्रोसीजर के नियमों का स्वयं निर्माण करता है। तो आर्टिकल 145 मारना है अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछे, और हाई कोर्ट आर्टिकल 227। लिखिए इसको, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 145, ये संविधान का अनुच्छेद लिखिएगा भारत का, कोरिलेट करके लिखवाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 145 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 227 के तहत अपनी प्रक्रिया के नियमों का स्वयं निर्माण करते हैं। अपनी प्रक्रिया के नियमों का स्वयं निर्माण करते हैं। इसके बाद आपका और कोरिलेट करना है सीपीसी और सीआरपीसी में पूछा जाता है। लिखिए, सीपीसी की धारा 122 और 125 के तहत, दो धाराएं लिखिएगा। सीपीसी की धारा 122 और 125 के तहत उच्च न्यायालय सिविल मामलों के लिए प्रक्रिया का निर्माण करता है। उच्च न्यायालय सिविल मामलों के लिए प्रक्रिया का निर्माण करता है। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, सीआरपीसी की धारा 477 के तहत उच्च न्यायालय नियम बनाता है। याद रखिए कौन सा आपका सीआरपीसी का सेक्शन आपका 477। तो चारों जगह से कोरिलेट हो गया, कहीं से भी आएगा, अब गलती नहीं होगी। अब आइए अनुच्छेद 31 देखा जाए, यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बना है। लिखिए, एडहाक जज, AD और उसके बाद HOC, एडहाक कहा जाता है। एडहाक को हिंदी में लिखिए तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश ना है तो बताइएगा भाई, लिख देंगे बोर्ड पर, थोड़ा आवाज भर रही है। तदर्थ न्यायाधीश। अब देखिए इसको बता भी गया था, बहुत अच्छा आपका है, ये भी प्रावधान लगातार पूछा जाता है और इसको हम उच्चतम न्यायालय से भी जोड़ेंगे। और आर्टिकल 127 जो लगातार क्वेश्चन आता है आपका लॉ में, यानी कि जीएस में भी आता है और आपका लॉ में भी आएगा, आपका जो लॉ का पेपर होगा।
लेकिन पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निपटा दिया जाए। देखिए, अगर फिर एक बार समझिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद है और भारत का एक न्यायाधीश न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है, तो पाकिस्तान को ये हक होगा कि वह अपनी ओर से ऐसे व्यक्ति को जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो, उस मामले के लिए आपका एढाक रूप से, तदर्थ रूप से अपनी ओर से जज नियुक्त कर सके। तो ऐसा जज उस मामले में बैठकर सुनवाई भी करेगा। इसलिए ये रखा गया कि बराबरी का नियम का पालन हो, क्योंकि अगर भारत का एक न्यायाधीश है तो भाई पक्षपात कर सकता है, तो उनकी ओर से भी एक न्यायाधीश क्या किया जाए वहाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, केवल उस मामले की सुनवाई के लिए। यही नियम है और यही आपका एढाक जज है। लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय में ये नियम न लगाइएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में अलग नियम है, पक्षकार न मार दीजिएगा। आपका एढाक जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करता है और आपका आर्टिकल 127 के तहत। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा ये बनता है कि आपका तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में किस न्यायालय में की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो केवल उच्चतम न्यायालय मारिएगा, उच्च न्यायालय नहीं। बार बार आईएएस और जीएस और लॉ में ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और आर्टिकल भी मैं लगातार बता रहा हूँ। कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? 127। इसको लिखिए भाई आपका, यदि सुनवाई करने वाली, हाँ इसको लिखिए 31 में, यदि सुनवाई करने वाली अनुपीठ में, यदि सुनवाई करने वाली अनुपीठ में किसी राज्य पक्षकार का एक न्यायाधीश है, किसी राज्य पक्षकार का एक न्यायाधीश है, तब दूसरा राज्य पक्षकार भी, मैंने अभी उदाहरण बताया गया, तब दूसरा राज्य पक्षकार भी अपनी ओर से एक एढाक जज नियुक्त कर सकता है। नियुक्त कर सकता है। अब दूसरा नियम आइए इसमें। दूसरा नियम आपका ये आया कि मान लीजिए कि आपका दो देशों में विवाद हुआ और दोनों देशों का कोई न्यायाधीश नहीं है, तो ये भी अधिकार है दोनों देशों का कि वह अपनी अपनी ओर से एक न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, वहाँ नियुक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए भारत पाकिस्तान में कोई विवाद उत्पन्न हुआ, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा गया और उस समय न तो भारत का कोई न्यायाधीश वहाँ है और न ही पाकिस्तान का, तो दोनों को मौका दिया जाएगा कि आप अपनी ओर से एक जज यहाँ उस मामले के लिए क्या कर सकते हैं, नियुक्त। और ऐसे जजों को अस्थाई नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा, तदर्थ न्यायाधीश या आपका एढाक जज। लिखिए, यदि विवाद के राज्य पक्षकारों, यदि विवाद के राज्य पक्षकारों की राष्ट्रीयता का कोई न्यायाधीश, की राष्ट्रीयता का कोई न्यायाधीश
न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न हो, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न हो, तब दोनों देश तब दोनों देश अपनी अपनी ओर से, सामान्य भाषा में लिखवा जा रहा है, तब दोनों देश अपनी अपनी ओर से एक न्यायाधीश की एडहॉक नियुक्ति कर सकते हैं, एक न्यायाधीश की एडहॉक नियुक्ति कर सकते हैं। अगला लिखिए, ऐसी न्यायाधीश को, ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा थोड़ा, जो अब लिखवाया जा रहा है क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। ऐसे न्यायाधीश को अनुच्छेद 2, अनुच्छेद रट कर जाइएगा, अनुच्छेद 2 लिख लिए, कामा दीजिए, अनुच्छेद 17 का पैरा 2, यानी कि आर्टिकल 17 का पैरा 2, पैरा वाला लिखिएगा, 70 का पैरा 2, कामा दीजिए, अनुच्छेद 20 यानी कि 20 तथा अनुच्छेद 24 की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो आपका क्वेश्चन का मॉडल ये बना है कि न्यायाधीश के लिए शर्तें कहाँ कहाँ दी गई हैं। तो आपका 4 ऑप्शन देगा, तो चारों ऑप्शन में खोजिएगा कौन कौन आर्टिकल हो। 2, इसके बाद आर्टिकल 17 का पैरा कौन 2, इसके बाद आर्टिकल 20 और आर्टिकल 24। कठिन क्वेश्चन है, यानी कि सबके बस की बात नहीं है, न क्वेश्चन निकालना और न ही इसे सॉल्व करना। भाई न आए वहाँ तो ये नहीं कि ज़बरदस्ती मार दीजिए, माइनस मार्किंग है 1/3 और माइनस में चले जाएंगे। बिहार में एक लोग -1 अंक पाए थे भाई जीएस में, तो भाई ये नहीं कि आपका मारते रहिए, भाई छक्का चौका हर एक बाल पर नहीं मारना है, कुछ बालें डिफेंसिव भी खेलनी है और कुछ बालें छोड़ देना है, ये नहीं कि हर एक पर। तो भाई जो आए उसी को करिए, संदेहास्पद 7-8 पर रिस्क लीजिए, अन्यथा आपका कह सकते हैं कि 10-20 क्वेश्चन ना आए तो उसको क्या करना है, छोड़ना है। ये भी सतर्कता लगातार बरतनी पड़ेगी। अब आइए आर्टिकल 32 लिखिए, आर्टिकल 32 हेडिंग डालिए न्याय। देखिए कोरलेट तो छूट ही गया भाई, कोरलेट इसमें कराना था भारत से भाई, आपका लिखिए भाई। आर्टिकल जो आप 31 लिखे हैं उसी में नीचे थोड़ा भारत में एक लाइन लिखवा दिया जाए। देखिए भारत में, उसी में देखिए जगह हो तो उसी में ऐड कर लीजिए, बीच में वो समझाते समय छूट गया था। भारत में संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत, भारत में संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत केवल उच्चतम न्यायालय में, स्पष्ट हम लिखवा रहे हैं, केवल उच्चतम न्यायालय में एडहॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान है, माने तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला लिखिए आपका अनुच्छेद 32, हेडिंग डालिए। अब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बताया जा रहा है, लिखिए अनुच्छेद 32
न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, हेडिंग डाल लीजिए तो न्यायाधीशों का वेतन भत्ता। इसको जब संविधान में पढ़िएगा तो आर्टिकल 125 से जोड़कर पढ़िएगा भारत में कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ता। अब आपका वेतन भत्ता के बारे में आपका 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन मासिक मिलता है कि सेमेस्टर वाइज यानी कि 6-6 माह पर मिलता है कि वार्षिक मिलता है। तो आप वार्षिक मार्क कराएंगे। लिखिए न्यायाधीशों को वेतन वार्षिक मिलता है। वाक्य सही नहीं हुआ भाई इसका। न्यायाधीश, फिर एक बार देखिए सही वाक्य किया जाए। न्यायाधीशों को वार्षिक वेतन मिलेगा। वो पहला वाक्य सही नहीं था। न्यायाधीशों को वार्षिक वेतन मिलेगा, अंडरलाइन कर लीजिए, महीने में नहीं, 6 माह पर नहीं, वर्ष में एक बार। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, क्या किसी न्यायाधीश का वेतन जब तक वह अपने पद पर है कम किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। लिखिए किसी न्यायाधीश का वेतन उसके पद पर रहते हुए कम नहीं किया जा सकता। किसी न्यायाधीश का वेतन उसके पद पर रहते हुए कम नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन और बनता है, अभी 2 क्वेश्चन आपका है कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी बना नहीं है। तो लिखिए महासभा मार्क कराइएगा, जनरल असेंबली। लिखिए इनका वेतन भत्ता, भाई बार बार न्यायाधीश नहीं लिखवाया जा रहा है। इनका वेतन भत्ता महासभा द्वारा निर्धारित किया जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इनका वेतन भत्ता किसके द्वारा? महासभा द्वारा निर्धारित किया जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आम सभा या महासभा, शॉर्ट इंग्लिश में जनरल असेंबली और शॉर्टकट में जीए कहा जाता है। अगला जो है आपका, एक बार पूछा है रजिस्ट्रार का वेतन। लिखिए इसी लाइन में लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। न्यायालय के रजिस्ट्रार, हिंदी में रजिस्ट्रार नहीं देता है, लिखिए निबंधक। भाई रजिस्ट्रार इंग्लिश शब्द है, हिंदी में लिखिए, जो यूपी में आया भी था पिछली बार, निबंधक या पंजीकरण अधिकारी, इसको क्या बोलते हैं, पंजीकरण अधिकारी कहा जाता है। पंजीकरण अधिकारी का वेतन, यही वाक्य याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। न्यायालय के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा निश्चित किया जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। न्यायालय के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा निश्चित किया जाता है। एक लाइन और लिखिए, न्यायाधीशों के वेतन भत्तों पर टैक्स नहीं लगता, कर नहीं लगता। न्यायाधीशों के वेतन भत्तों पर टैक्स नहीं लगता, कर नहीं लगता।
अब ये हो भारत में जोड़िए, लिखिए भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत में लिखिएगा भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 125 में किया गया है। वेतन सही है ना? 125 में किया गया है। इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, न्यायाधीश स्वयं नहीं करेंगे। किसके द्वारा? पार्लियामेंट। लिखिए इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। इनके पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। इनके पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती, लेकिन इसका एक अपवाद है, माने जहाँ कम किया जा सकता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। जब भारत में वित्तीय आपात लागू हो, अनुच्छेद जोड़ लीजिएगा, जब भारत में अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद सिवाय लिखिएगा, जब भारत में आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लागू हो, तब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ऐसे नहीं, तब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इनके वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। तब राष्ट्रपति के आदेश, ऐसे नहीं होगा। कौन आदेश देगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इनके वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। अगला देखिए भाई, आपका अध्याय 2, हेडिंग डालिए। नहीं, अभी 33 एक बचा है भाई, ये भी पूछा गया है। लिखिए अनुच्छेद 33, ये भी पूछा गया है एक बार। लिखिए न्यायालय का व्यय, हेडिंग डाल लीजिए न्यायालय का व्यय। लिखिए इसमें न्यायालय का खर्चा महासभा द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, यानी कि महासभा खर्चा कैसे दिया जाए ये बताएगी। इसके बाद लिखिए अध्याय 2, अभी छोड़ दीजिए, आपका अध्याय 3 लिखिए भाई। अध्याय 2 में केस सोच ज़्यादा है, बताना पड़ेगा थोड़ा, एक बार फिर पढ़ाना पड़ेगा अध्याय 2, क्योंकि कई लोगों के समझ में नहीं। एक दिन फिर एक बार एक लेक्चर देंगे अगले हफ्ते बीच में, क्योंकि जो आपका अधिकारता और इत्यादि है वो बहुत शॉर्टकट में चल गया, और आपका जो क्वेश्चन बन रहे हैं थोड़ा अंदर से बन रहे हैं, गहराई से। तो भाई उसका अच्छा उपाय है कि जो भी क्लास शॉर्टकट में चला है और अगर क्वेश्चन उस पर यूपी आयोग गहराई से बना रहा है, तो इतना भी जल्दीबाजी नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए। तो फिर अगले हफ्ते किसी दिन, यानी कि आपका एलएलएम का एग्ज़ाम कब है यहाँ का, इलाहाबाद का? 20, हाँ 29 है ना? 21 है, हाँ
21 नहीं, एक दो लोग बता रहे थे 21 भाई। चलिए वो देख लिया मैंने, 21 के पहले निपट जाए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इधर से भी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय, तो 21 के पहले भाई निपटा दिया जाएगा, देख लेंगे हम। आगे लिखिए अध्याय 3। यहाँ से अभी स्पीड में भगेगा, स्पीड से पढ़ाया जाता है। लिखिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए अध्याय 3, 2 छोड़ दीजिए, अभी अंत में लिखवाएंगे। अध्याय 3 लिखिए क्रिया विधि या प्रोसीजर, क्रिया विधि या प्रोसीजर या प्रक्रिया, प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि न्यायालय की कार्य करने की प्रक्रिया क्या होगी। इधर आपका कुछ अनुच्छेद छोड़ना भी, अनुच्छेद लिख लीजिए 39 से लेकर 64, 39 से लेकर 64। आइए भाई लिखिए अनुच्छेद 39, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन चुका है। हेडिंग डालिए न्यायालय की भाषा, स्पीड बढ़ा दीजिए अब लिखने की। न्यायालय की भाषा, वही कोरिलेशन में समय लग जा रहा है ना। न्यायालय की भाषा, तो लिखिए न्यायालय की 2 भाषाएं होंगी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार रिपीट किया है जीएस में भी और लॉ में भी। न्यायालय की कितनी भाषाएं होंगी? 2। कौन कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेजी। लिखिए नीचे, न्यायालय या तो फ्रांसीसी में निर्णय दे सकेगा, फ्रेंच कहा जाता है भाई। न्यायालय या तो फ्रेंच में, उसी को फ्रांसीसी कहते हैं, न्यायालय या तो फ्रेंच में निर्णय दे सकेगा या अंग्रेजी में। न्यायालय या तो फ्रेंच में निर्णय दे सकेगा या अंग्रेजी में, लेकिन अगर पक्षकार मांग करते हैं, इसमें लिखिए अगर राज्य मांग करते हैं, अगर पक्षकार मांग करते हैं तब दोनों में निर्णय दिया जाएगा, यानी कि अंग्रेजी में भी और किस में? फ्रेंच में भी। यदि पक्षकार मांग करते हैं तो दोनों में निर्णय दिया जाएगा। अब तुरंत आपका भारत में भी कोरिलेट करना है। उत्तराखंड में बना था जे में, और आपका एमपी में, यूपी में कई जगह बना है कोरिलेशन। लिखिए भाई, भारत, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 348, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का प्रावधान किया गया है। लैंग्वेज, तो भाषा सामान्यतः क्या होगी? अंग्रेजी। उसको लिख लीजिएगा, अंग्रेजी होगी। एक लाइन एक शब्द लिख लीजिए अंग्रेजी, आगे तीर बनाकर अंग्रेजी लिख लीजिए। अगला ये, इसके बाद आपका पूछा जाता है सीआरपीसी में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अधीनस्थ, हेडिंग डालिए सीआरपीसी, पैराग्राफ चेंज करिए। सीआरपीसी की धारा 272, सीआरपीसी की धारा 272, हेडिंग डालिए अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों की भाषा, माने सत्र न्यायालय और नीचे अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों की भाषा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यही पूछा गया था। एक तो सेक्शन, और निर्धारित कौन करती हैं? तो कौन निर्धारित करती हैं? स्टेट गवर्नमेंट। अगला लिखे सीपीसी,
सीपीसी की धारा 137 137 हेडिंग डाल लीजिएगा। अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का लैंग्वेज। अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा। लिखिए सिविल न्याय अधीनस्थ सिविल न्यायालयों की लिखिए भाई आपका सीपीसी का सेक्शन 137 भी पूछा गया उत्तराखंड में। सिविल मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा किस धारा में? तो सीपीसी की धारा 137 कौन निर्धारित करती है? राज्य सरकार। लिखिए इसका निर्धारण वही नियम चलेगा जो सीआरपीसी में। लिखिए इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका जो इधर आपका उनतालीस 41। लिखिए 43 इधर थोड़ा छांट कर पढ़ना है। लिखिए आर्टिकल 43 अधिवक्ता उधिवक्ता नहीं लिखवा रहे हैं, अधिवक्ता आ जाएंगे दोनों की ओर से तो वो सब नहीं लिखवा रहे हैं। लिखिए आर्टिकल 43 प्रक्रिया के अंग। हेडिंग डाल लीजिए प्रक्रिया के अंग। लिखिए प्रक्रिया के दो अंग होंगे, मौखिक तथा लिखित। बस एक लाइन याद रखिए, मौखिक बहस होगी कि लिखित में भी दिया जाएगा कि दोनों। तो आप लोग यहाँ न्यायालय में क्या करते हैं, केवल लिख कर देते हैं कि बोलते भी हैं दोनों? तो वहाँ भी क्या रहेगा? दोनों, यानी कि ओरल भी और क्या, रिटेन भी। अनुच्छेद 45 लिखिए सुनवाई न्यायालय के अध्यक्ष के नियंत्रण में होगी। सुनवाई न्यायालय के अध्यक्ष के नियंत्रण में होगी यदि वह अनुपस्थित हो तब उपाध्यक्ष के नियंत्रण में होगी। यदि वह अनुपस्थित हो तब उपाध्यक्ष के नियंत्रण में होगी और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तब सुनवाई न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगी। तब सुनवाई न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगी। क्रम केवल बनाया गया है। आर्टिकल 47 लिखिए
लिखिए, हेडिंग डालिए, कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर। हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ से पूछा जाता है। जो प्रोसीजर होगा, कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर। लिखिए, कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर रजिस्ट्रार, हिंदी में भाई निबंधक देगा, हिंदी में निबंधक लिखेगा, रजिस्ट्रार तथा अध्यक्ष का होगा। दोनों मार्क कराइएगा। किसका किसका? आपका रजिस्ट्रार का, और किसका? न्यायालय के अध्यक्ष का। अगला आइए, अनुच्छेद 50 लिखिए। क्या? दोनों का? हाँ, अरे भाई, अध्यक्ष का, उसके नीचे आपका रजिस्ट्रार का हो गया, दोनों का रहेगा। एक ना मार दीजिएगा, दोनों मारिए। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि न्यायालय के निर्णय पर किसका साइन, तो अभी आगे आएगा। ये तो कार्रवाई पर साइन हो रहा है, निर्णय पर भी दोनों का होता है, रजिस्ट्रार और किसका? आपका न्यायालय के अध्यक्ष का। ये पिछली बार आया निर्णय वाला, तो अभी आगे आ जाएगा। आइए, अनुच्छेद 50 लिखिए भाई। न्यायालय किसी भी समय किसी भी व्यक्ति, निकाय, आयोग को जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने का निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 53 लिखिए, एक्स पार्टी जजमेंट। ये पूछ सकता है, एक पक्षीय निर्णय। अनुच्छेद 53। भाई आसान है। अगर एक पक्ष, मान लीजिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा किया, पाकिस्तान हाजिर ही नहीं हो रहा है, तो भारत मांग सकता है कि हमारी बात सुनिए आप, और हमारे पक्ष में क्या दीजिए, फैसला। इसको लिखवाना नहीं, एक पक्षकार गैर हाजिर है। इसके बाद लिखिए आपका 55। लिखिए, अनुच्छेद 55। यहाँ से आपका क्वेश्चन फिर बन सकता है। लिखिए, सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 15 जज हैं, 15 सुनवाई करे, तो आपका 8 और 7, यानी कि 8 जज पक्ष में, 7 विरोध में, तब भी फैसला हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका बराबर हो गया, यानी कि 7 इधर 7 उधर, तो भाई एक एम्पायर होगा और वह निर्णायक मत देगा। और वह निर्णायक मत देने का कौन हकदार है? तो न्यायालय का जो अध्यक्ष है। कौन? तो एम्पायर कौन बन जाएगा यहाँ? न्यायालय का अध्यक्ष। एक लाइन लिखिए, यदि न्यायाधीशों का मत बराबर हो, तब अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा। तब अध्यक्ष निर्णायक मत देगा।
एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस धारा में, नहीं इस अनुच्छेद लिखिए, इस अनुच्छेद में रेफरी का सिद्धांत समाहित है। रेफरी या निर्णायक, ये रेफरी का सिद्धांत समाहित है। फिफ्टी एट लिखिए, आपका अच्छा बनता है क्वेश्चन। यहाँ से भाई आपका पिछली बार बना है, जो साइन का आपका बता रहे थे कि न्यायालय के निर्णय पर किसका साइन, ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में बन चुका है। लिखिए अनुच्छेद 58, न्यायालय के निर्णय पर अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, दोनों मार्क कराइएगा। रजिस्ट्रार को फिर एक बार बताया जाए, निबंधक। अनुच्छेद 58 लिखिए, निर्णय पर अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे। 59 से भी बहुत बार क्वेश्चन यूपीजे में बना है, इसको भी अंडरलाइन करिए। लिखिए, अब मैं बताया था कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर्सोनम नेचर के होते हैं कि रेम यानी कि व्यक्तिबंधी की सौरबंधी, व्यक्तिबंधी सौरबंधी नहीं। तो बताइए पूर्व निर्णय का सृजन करते हैं कि नहीं, नहीं करते। यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय केवल उसी मामले में लागू होंगे और उन्हीं पक्षकारों के बीच लागू होंगे, अन्य किसी मामले में लागू नहीं होंगे। और जो पक्षकार नहीं था उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। देखिए जब भी क्वेश्चन बने यहाँ भाई उलझाऊ क्वेश्चन बना है, और अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से गलत करके आएंगे। इसको लिखिए, न्यायालय के निर्णय की, अनुच्छेद 59 चल रहा है, न्यायालय के निर्णय की केवल उन पक्षों को, केवल उन पक्षों को और उसी विशिष्ट मामलों को छोड़, और उसी विशिष्ट मामलों को छोड़ कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होगी। देखिए आपका सीधा वाक्य लिखा है, लेकिन ऐसे पूछा नहीं जाता कंपटीशन में। कंपटीशन में नहीं कि यही वाक्य नहीं आता है, कंपटीशन में आता है कि न्यायालय का निर्णय। पहली बात दे देगा केवल वाद के पक्षकारों पर लागू होगा, दूसरा दे देगा केवल उस विवाद के संबंध में लागू होगा, यानी कि उस विशिष्ट मामले में लागू होगा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका वाक्य का मतलब क्या निकला आपका, केवल पक्षकार और एक शब्द और इसमें उस विशिष्ट मामले। तो आपका पूर्व निर्णय का सृजन करता है कि नहीं, तो आपका नहीं करता। और प्रभाव पूछे तो व्यक्तिबंधी की सौरबंधी, व्यक्तिबंधी। अलग से लिखिए भाई, इसको थोड़ा दूसरी भाषा में हम लिखवा रहे हैं जिस भाषा में कंपटीशन में बनता है। लिखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय केवल उस वाद के पक्षकारों पर, केवल उस वाद के पक्षकारों पर तथा केवल उस विशिष्ट मामले में लागू होगा। दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार ये रिपीट किया है, ये लागू होगा।
पैराग्राफ चेंज करके दो चार सामान्य नियम लिखिए। ऐसा निर्णय व्यक्तिबंधी होता है, इंग्लिश में जजमेंट इन पर्सोनम। ऐसा निर्णय व्यक्तिबंधी होता है। अगला लिखे, ऐसा निर्णय जुडिशियल प्रेसिडेंट या पूर्व निर्णय का सृजन नहीं करता। ऐसा निर्णय पूर्व निर्णय का सृजन नहीं करता। अगला लिखे अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 60, न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। अब उससे बड़ा कौन न्यायालय की अपील करेंगे? वह उससे बड़ा न्यायालय ही नहीं है कि अपील करेंगे। यानी कि न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ये भी पूछा जाता है। अगला लिखिए अनुच्छेद 61, यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कर लीजिए। 61 लिखिए, न्यायालय के निर्णय का रिवीजन, हिंदी में लिखिए पुनरीक्षण, आप लिख लीजिएगा पुनरीक्षण, या उर्दू में निगरानी निर्णय दिए जाने के 10 वर्षों के अंदर, अंडरलाइन कर लीजिएगा 10 ईयर, 10 वर्षों के अंदर कराया जा सकेगा। लेकिन नए तथ्य का पता चलने के 6 माह के अंदर, लेकिन नए तथ्य का पता चलने के 6 माह के अंदर पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिया जाएगा। चार क्वेश्चन इसमें हम बना रहे हैं। देखिए मॉडल आपका। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्या उपचार हैं, दे देगा अपील। तो अभी इसके पहले वाले अनुच्छेद में क्या बताएगा, अपील होगी कि नहीं होगी। दूसरा पुनर्विलोकन, तीसरा पुनरीक्षण, चौथा निर्देश। तो क्या मार्क कराएंगे, क्या हो सकता है, या रिवीजन। दूसरा क्वेश्चन, रिवीजन कितने साल के अंदर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रिवीजन के लिए एप्लीकेशन निर्णय दिए जाने के कितने दिन के अंदर दे सकते हैं। तो निर्णय के कितना साल लिखा है, 10। और जब नया बात पता लगी तो नई बात पता लगने के कितने दिन के अंदर, 6 माह। यानी कि 10 साल वो पूरा है, 10 साल के अंदर जो बात पता लगी है, तो बात पता लगने के कितना दिन के अंदर, 6 माह। अगला लिखिए आपका लिखिए अनुच्छेद 64 खर्चे। तो प्रत्येक पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करेगा। एक लाइन लिखिए, कास्ट या खर्चा व्यय कहा जाता है। लिखिए
प्रत्येक पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करेगा। अब लिखिए अध्याय 4 परामर्शीय विचार। हेडिंग डालिए परामर्शीय विचार। आप लिख करके लिख लीजिएगा सलाहकारी मत। सलाहकारी मत या परामर्शदात्री मत एडवाइजरी ओपिनियन इंग्लिश में। एडवाइजरी चाहे सलाहकारी पूछे और चाहे परामर्श पूछे, एडवाइज पूछे, घबराना नहीं है। तो इसको अगले हफ्ते लिखवाया जाएगा भाई आपका। ओके आपका धीरे धीरे भाई आवाज़ बोल हो रही है तो अपना शाम को चल नहीं पाएगा। ज़्यादा बोल देने पर शाम को चल ही नहीं पाएगा क्लास, क्योंकि वहाँ भी 1-2 दिन में भाई पुलिस एक्ट हर हाल में निपटाना है। तो आपका कल बंद रहेगा भाई, कल संडे है आपका। सोमवार को क्लास चलेगा और सोमवार का आपका टीपीए एविडेंस और आपका आईपीसी चलेगी। फिर आपका